नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ए होम्योपैथ पर। मैं हूं डॉक्टर रवि रोशन और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं साथियों एक यूजुअली जो आप देख सकते हैं आमतौर पर देखी जाने वाली एक समस्या है, जैसे कि आप GERD GERD गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज जिसको कहते हैं। ये GERD की स्थिति जो उत्पन्न होती है, इसका मुख्य कारण क्या होता है? आपके पेट का एसिड रिफ्लक्स या फिर आप नॉन एसिडिक रिफ्लक्स भी कह सकते हैं। कंटेंट जो कि नॉन एसिडिक होता है उसका भी रिफ्लक्स। रिफ्लक्स मतलब होता है साथियों वापस आ जाना, यानी कि जो हम खाते हैं, वैसे तो आप जानते हैं कि हमारे स्टमक में, हमारे आमाशय में एसिड होता है जो भोजन को पचाने का काम करता है। उसके साथ हम जो खाना खाते हैं वो जाता है। तो ग्रास नली, जैसे कि हम मुंह से खाना खाते हैं, ग्रास नली से होते हुए वो अंदर जाता है। तो ग्रास नली के सबसे नीचे जो बॉटम एरिया है, वहां पे एक सर्कुलर, एक मस्कुलर सर्कल जैसा, एक गोल जैसा, एक बैंड की तरह एक होता है। तो उसका काम होता है कि कुछ भी हम खाएं, कुछ भी पिए, वो जैसे ही नीचे जाता है, ग्रास नली के से होते हुए नीचे जाता है, तो वो खुल जाता है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, जिसके वजह से जो भी खाना आप खा रहे हैं या पी रहे हैं वो नीचे चला जाता है पेट में। और जैसे ही वो चला जाता है, वो फिर से क्या है कि वो टाइट हो जाता है, वो मतलब बंद हो जाता है एक तरह से, ताकि कुछ भी वापस ऊपर ना आ सके। लेकिन कभी कभार कुछ समस्याओं में, जैसे कि अब नॉर्मली तो आप जानते हैं कि आजकल का जो लोगों का सेडेंट्री लाइफ हो गया है, जिसके वजह से ओबेसिटी वगैरह होना, तो इन सब के केस में इस तरह का केस आपको देखने को मिल सकता है। GERD का सिचुएशन देखने को मिल सकता है जब लोग ठीक से रहन सहन नहीं करते हैं, फिजिकल वर्कआउट नहीं कर पाते हैं, कुछ भी का। तो आप ऐसे तो आपने भी देखा होगा या अक्सर लोग अनुभव करते हैं कि कुछ भी खाने के बाद कुछ देर बाद, जब ज्यादा खास करके जब खा लेते हैं, तो लगता है ऐसे कभी कभार हल्का फुल्का कुछ मुंह में आ गया वापस, उसी को आप एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। या फिर अगर कुछ गले में वो एसिड जैसा नहीं लगा, कुछ बस खाने जैसा लगा कि कुछ आ गया है, खाने का कुछ कन आ गया है, तो वो आपको नॉन एसिडिक जो रिफ्लक्स है, कंटेंट का रिफ्लक्स है, वो हो जाता है। तो GERD जो है, GERD इन सब स्थितियों की वजह से पैदा होता है, खास करके ज्यादा जब बार बार एसिड रिफ्लक्स का कंडीशन होने लगता है, बार बार आपके पेट से जो आपने खाया है वो बाहर आने लगता है, मतलब मुंह में वापस आने लगता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि वो जो आपका लाइनिंग है ना, वो जो आपका बैंड जो है, जिसको आप स्फिंक्टर कहते हैं, ओइसोफेजियल स्फिंक्टर जिसको आप कहते हैं, उसमें इरिटेशन पैदा होते होते उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसके वजह से GERD का समस्या पैदा हो जाता है। मतलब इस सिचुएशन को GERD कहते हैं। वैसे तो एसिड रिफ्लक्स का जो सिचुएशन है वो आमतौर पर सबको होता है, और कुछ लोगों को हल्का फुल्का ज्यादा भी होता है, तो वो थोड़े मोरे कुछ मेडिकेशंस ले करके उसको ठीक कर लेते हैं। या फिर कुछ लोग होते हैं जो अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, थोड़ा फिजिकल वर्कआउट कर लेते हैं, जैसे रनिंग वगैरह हो गया नॉर्मली, और एक सही डाइट लेना हो गया। तो इन सब चीजों से भी बहुत लोगों का है क्या कि आराम हो जाता है, इस तरह का सिचुएशन पैदा नहीं होता है, ज्यादा समस्या नहीं होता है। लेकिन एक ऐसा सिचुएशन भी आता है, क्योंकि बार बार जब ये चीज किसी किसी को होने लगता है, तो एक डेंजरस सिचुएशन आ जाता है, जिस समय में आपको मतलब इतना ज्यादा हार्ट बर्न, इसके वजह से इतना ज्यादा चेस्ट पेन होने लगता है, यहाँ तक कि हार्ट अटैक तक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है इसके वजह से। हार्ट बर्न और हार्ट बर्न की वजह से चेस्ट पेन और आर्म पेन, ये सब मिल करके आपको एक हार्ट अटैक का स्थिति पैदा कर देते हैं। और उसमें बाद में चल करके बहुत ज्यादा समस्या होने के बाद सर्जरी तक की स्थिति हो सकती है साथियों। आगे अगर हम इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, तो सबसे पहले हम साइन एंड सिम्टम्स में हम देख सकते हैं GERD के सिचुएशन में कि पेशेंट में हार्ट बर्न होगा। हार्ट बर्न करने का मतलब होता है सीने में जलन होना। या आपने भी हो सकता है कभी अनुभव किया हो, और जैसे कि जब उल्टा जब एसिड रिफ्लक्स करता है, तो उसके वजह से जो इरिटेशन आपके एसोफेगस में होता है, उस एसोफेगस में इरिटेशन के वजह से हार्ट बर्न की स्थिति होती है। उसके वजह से आपको जब ज्यादा वो हो तो चेस्ट पेन देख सकते हैं आप। उसके बाद आपको खट्टे तरल का बार बार वापस आना, मतलब एसिड रिफ्लक्स का बार बार होना, ये स्थिति होती है। एसिड रिफ्लक्स खास करके क्या है कि खाना खाने के बाद ये ज्यादा होता है अक्सर। हाँ, आपने देखा होगा कि भोजन के बाद ही सबसे ज्यादा ये चीज महसूस होता है, ये सबसे ज्यादा देखा जाता है, और खास करके ओवर ईटिंग हो जाए तो। या फिर आप ये भी देख सकते हैं कि रात के समय में ये ज्यादा बढ़ जाता है, रात के समय सोते के समय में आपको इस चीज का अनुभव ज्यादा हो सकता है। डिस्फेजिया देखा जा सकता है पेशेंट में। अगर कोई आपको डिस्फेजिया का सिचुएशन बतला रहा है, साथ में एसिड रिफ्लक्स का सिचुएशन बतला रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकता है कि ये इसका केस हो, मतलब कि GERD का केस हो, जिसमें डिस्फेजिया कहने का अर्थ होता है कि आपके गले में इरिटेशन होना, आप कुछ भी घोंटते हैं, कुछ भी स्वैलो करते हैं, तो उस
टाइम में आपको पेन जैसा फील होता है गले में, गले में आपको लंप जैसा फील होना। लंप कहने का अर्थ है कि कुछ जैसे लगना, जैसे कि कुछ चुभ रहा है, कुछ गर रहा है, कुछ है ऐसा ट्यूमर जैसा, सिस्ट जैसा कुछ महसूस होना अंदर में कि कुछ तो है। कुछ भी घूंटते हैं, कुछ भी जब घोटते हैं तो उस समय में आपको फील होता है। तो ये सारी कंडीशंस हैं। साथ में आपको आगे अगर साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो रात के समय में अगर आपको एसिड रिफ्लक्स होता है तो खांसी अनुभव कर सकते हैं आप। खांसी के साथ साथ लैरिंजाइटिस देखा जा सकता है। लैरिंजाइटिस का मतलब होता है आपके वोकल कॉर्ड्स का इन्फ्लामेशन। आपके वोकल कॉर्ड में इन्फ्लामेशन होने के वजह से आप लैरिंजाइटिस का अनुभव कर सकते हैं। अस्थमा का सिचुएशन आप देख सकते हैं, या तो आपको नया अस्थमा देखा जा सकता है, या अगर पहले से है तो वो इस केस में और ज्यादा बदतर स्थिति में चला जाता है। इस तरह का कंडीशन आप देख सकते हैं साथियों। आगे बात करते हैं साथियों कि जब ये एसिड रिफ्लक्स बार बार आपको फील हो रहा है तो किस सिचुएशन में ये माना जा सकता है कि हमें अब डॉक्टर से मिलना इंपॉर्टेंट है। जैसे कह सकते हैं व्हेन टू सी अ डॉक्टर, हम डॉक्टर से कब मिलें इस तरह के कंडीशंस में। तो एसिड रिफ्लक्स में क्या है कि जब मान करके चलिए कि लगभग अक्सर हाँ, या फिर कम से कम हफ्ते में 2-3 बार से ज्यादा अगर आपको ये फील होता है, आपको अगर मेडिकेशन लेना पड़ रहा है हफ्ते में 2 बार 3 बार इसके लिए, एसिड रिफ्लक्स के लिए। उसके साथ साथ क्या है, आपको सीने में दर्द, सीने में जलन, सीने में दर्द ये देखने को मिल रहा है। कंधे में दर्द अगर देखने को मिला, और खास करके जब सीने में दर्द हो, कंधे में दर्द हो, तो ये कंडीशन जो है ये हार्ट अटैक के सिम्टम को भी दर्शाता है। तो उस कंडीशन में तो आपको डॉक्टर से मिलना एकदम मस्ट हो जाता है। जल्दी से जल्दी पेशेंट को होना चाहिए कि वो जाकर के किसी फिजिशियन से कांटेक्ट करे। अगर गर्ड के कारणों की बात करें तो गर्ड का कारण बस खास करके तो एसिड रिफ्लक्स का रिपीट होना है। बार बार एसिड रिफ्लक्स जो है बार बार रिपीट हो रहा है, उस कंडीशन में ही आपको जाकर के गर्ड होता है। मतलब ये आपका गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स जो डिजीज है ये आपको उसी कंडीशन में पैदा होता है। अब बात करें कि क्यों होता है, अगर कारण की बात कर रहे हैं तो एक तो आपका एसिड रिफ्लक्स हो गया, मतलब कि आपके एसिड का बार बार रिटर्न आना, जिसके वजह से आपका जो वो स्फिंक्चर जो है, आपका ओइसोफेजियल स्फिंक्चर जो है उसमें इरिटेशन हो जाता है। इरिटेशन की वजह से उसका जो मस्कुलर जो उसका पावर है वो वीक हो जाता है, जिसके वजह से ये कंडीशन उत्पन्न हो जाता है साथियों। क्योंकि जब आपका ओइसोफेजियल स्फिंक्चर जो है वो वीक होगा तो वो जो उसका मेन काम, उसका जो क्या है, उसका मेन प्रॉपर वर्क ही उसका यही है कि जो आपने खाया है उसको नीचे ही रखना है। जो वो आपने खाया वो नीचे गया और उसको फिर उसको टाइट हो जाना है, उसको बंद हो जाना है, ताकि कुछ भी रिटर्न, कुछ भी वापस ना आ सके मुंह में। उसी को रोक करके रखने का उसका काम है। और वही अगर वीक हो जाता है या उसमें किसी तरह का प्रॉब्लम हो जाता है तो फिर खाना बार बार ऊपर आता है और उसी सिचुएशन को आप गर्ड कहते हैं। तो खास करके आपके गर्ड का कारण जो अगर कॉजेज हम लेकर के चलें तो एसिड रिफ्लक्स का बार बार रिटर्न आना। इसी में अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें, या फिर आप ये कहें कि किन किन कारणों में खास करके ज्यादा चांसेस होते हैं गर्ड के, तो उसमें खास करके एक स्थिति है ओबेसिटी, बहुत ज्यादा मोटापा। जो बहुत ज्यादा मोटापा जिनके शरीर में होता है, बहुत ज्यादा फैट जिनके शरीर में होता है, उनमें इस तरह की स्थिति ज्यादा होती है, क्योंकि उनको एसिड रिफ्लक्स की समस्या ज्यादा होती है और उसके वजह से उनका वो जो एसोफेजियल स्फिंक्चर है उसमें बार बार इरिटेशन होने के वजह से गर्ड का सिचुएशन पैदा हो जाता है दोस्तों। हिएटल हर्निया के कारण आपको ये सिचुएशन पैदा हो सकता है। गर्ड का एक प्रमुख कारण हिएटल हर्निया का भी होना है। हिएटल हर्निया का अर्थ होता है साथियों आपके स्टोमक का। जैसे कि हिएटल हर्निया तो आपने सुना होगा, हर्निया जैसे इंग्विनल हर्निया सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है, तो इंग्विनल हर्निया आप समझते हैं। उसी तरीके से सेम टू सेम केस समझिए कि हिएटल हर्निया। हिएटल हर्निया में क्या है कि आपके स्टमक का, आपके डायफ्राम से ऊपर निकल जाना, उस मतलब अपने जगह से आगे निकल जाना, ये हो जाता है हिएटल हर्निया का कंडीशन। तो वो क्या करता है, बस उसी ओएसोफेजियल स्फिंक्चर के को क्रॉस करते हुए और स्टमक जो है आपका ऊपर की तरफ डायफ्राम को क्रॉस करके और उसके ऊपर वो निकलने की कोशिश करता है, और उसके वजह से भी आपका जो एसोफेजियल स्फिंक्चर है वो इरिटेट होता है, वो डैमेज होता है। तो उस कंडीशन में भी आपको ये देखा जा सकता है, गर्ड का कंडीशन देखा जा सकता है। फिर से कंडीशन प्रेगनेंसी हो जाता है साथियों। प्रेगनेंसी में भी गर्ड का कंडीशन ज्यादा हो सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम में भी आप जानते हैं कि पूरा का पूरा जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ रखा रहता है, सारा का सारा सिस्टम कहिए तो हिला रहता है, सब प्रॉब्लम, खास करके डाइजेस्टिव सिस्टम
ठीक से काम नहीं कर रहा होता है। तो प्रेगनेंसी के टाइम में आपको ये कंडीशन, खास करके एसिड रिफ्लक्स का कंडीशन ज्यादा होता है। आपने सुना भी होगा कि प्रेगनेंसी, जब स्टार्टिंग प्रेगनेंसी होती है तो मितलियां, उल्टी जैसी सिचुएशंस आती हैं, तो वो पहले एसिड रिफ्लक्स के कंडीशन से ही शुरू होती हैं, और जब ज्यादा होता है तो फिर वो उल्टी हो जाता है। तो उस समय उस प्रेगनेंसी को भी आप एक बड़ा कारण लेकर के चल सकते हैं। प्रेगनेंसी में भी आपको डर रहता है कि ज्यादा अगर एसिड रिफ्लक्स हुआ तो फिर GERD हो सकता है। कुछ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि स्क्लेरोडर्मा आप ले लीजिए। स्क्लेरोडर्मा है जो कि खास करके वुमेन्स में देखा जाता है, तो उस कंडीशन में भी आपको GERD होने की समस्या का उम्मीद रहता है कि इस सिचुएशन में, स्क्लेरोडर्मा के कंडीशन में भी GERD की सिचुएशन पैदा हो सकती है। एक प्रॉब्लम क्या होता है कि कुछ लोगों का आदत होता है ठीक से ये नहीं करना, मतलब समय पे नित्य क्रिया नहीं करना, मतलब अपने टाइम टू टाइम आपका जो बाथरूम वगैरह जाना होता है, जो शौचालय का काम होता है, उसको सही समय से नहीं करते हैं, पेट को सही समय से खाली नहीं करते हैं, तो उसके वजह से भी गैस वगैरह बन करके और पूरा स्टमक का जो सिस्टम है वो इरिटेट होकर के और एसिड रिफ्लक्स का कंडीशन पैदा कर सकता है। उसमें भी आपको GERD का कंडीशन बनने का उम्मीद रहता है। अब कुछ ऐसे कारणों का बात करें साथियों, कुछ ऐसे कारणों की बात करें हम जिससे कि GERD की सिचुएशन जो है, अगर किसी को ऑनगोइंग ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो उसे किस चीज से बचना चाहिए, किस वजह से उसके जो समस्याएं हैं वो बढ़ सकती हैं। तो उसमें बहुत बड़ा कारण एक होता है स्मोकिंग। स्मोकिंग जो आपका सिगरेट पीना या धूम्रपान करना, तो स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कारण होता है इस सिचुएशन को बढ़ाने का। और स्मोकिंग एक कारण भी हो सकता है आपको एसिड रिफ्लक्स का। इसके वजह से आपको एसिड रिफ्लक्स भी हो सकता है और ये लीड भी कर सकता है आपको GERD तक। फिर से ओवर ईटिंग हो गया। ओवर ईटिंग का कंडीशन यानी कि अब आदमी खाता है और अंदाजा नहीं रहता है कितना खाना चाहिए, डाइट कितना इनटेक करना है, तो वो जोरों से ज्यादा खाना खाता है। उसके वजह से रात को बहुत ज्यादा लेट से खाना खाने का आदत है अगर, या बहुत ज्यादा लेट से खाना खाते हैं अगर आप इस कंडीशन में, ऑनगोइंग कंडीशन में, तो वो आपको आपके प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है साथियों। साथ में जो कुछ लोगों का आदत होता है सेडेंटरी लाइफ जीने वालों का, कि कुछ घर में न बना करके कुछ मार्केट का सामान जो खाने का आदत होता है, जैसे फ्राइड फूड खास करके हो गया, तो फ्राइड फूड जैसे डाइट जो आपको होते हैं, तो फ्राइड फूड आपको नहीं लेने हैं, तले हुए भोजन आपको नहीं लेने हैं। तला हुआ भोजन एसिड रिफ्लक्स के कंडीशन को बढ़ा सकता है। पेय पदार्थों की बात करें तो कुछ इस प्रकार के पेय पदार्थ जैसे कि आपका अल्कोहल हो गया, खास करके अल्कोहल एसिड रिफ्लक्स को बढ़ाता है। जरूरत से ज्यादा कॉफी पीना हो गया, कॉफी भी आपको एसिड रिफ्लक्स का कंडीशन बढ़ा सकता है। उसके बाद साथियों कुछ मेडिकेशंस हैं जैसे कि एस्पिरिन वगैरह हैं, तो इनके वजह से भी एसिड रिफ्लक्स हो सकता है। कुछ लोगों का आदत सा हो जाता है कि कुछ भी हुआ एस्पिरिन ले लो, कुछ भी हुआ इस तरह का मेडिसिन ले लो, तो वो सही कंडीशन, वो सही चीज नहीं है। वो ज्यादा मेडिकेशन के वजह से भी आपको एसिड रिफ्लक्स का कंडीशन पैदा हो सकता है, तो इससे भी बचने की जरूरत है। कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें साथियों, तो GERD के सिचुएशन में क्या है कि एक्यूट अगर है तो आप, तो वैसे भी मैंने कहा कि हल्का फुल्का कुछ मेडिसिन लेकर के भी ये लोग ठीक हो जाते हैं, थोड़ा सा लाइफस्टाइल को चेंज करके भी लोग ठीक हो सकते हैं। लेकिन किसी किसी के साथ होता है कि वो ध्यान नहीं देते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है केस क्रॉनिक हो जाता है, और बार बार इस चीज के होने की वजह से GERD का सिचुएशन हो जाना, उसमें भी लोग ध्यान नहीं देते हैं, उसको भी डिले करते हैं ट्रीटमेंट में, तो आगे चल करके बहुत सारे समस्याओं का कारण बन सकता है। जैसे कि आप एक समस्या ले लीजिए, आपका ओइसोफेजाइटिस हो गया। ओइसोफेजाइटिस का कंडीशन पैदा होने का मूल कारण होता है आपके एसिड रिफ्लक्स, जो आपके स्टमक के एसिड जो है वो बार बार ओइसोफेगस से जो वापस आते हैं, उसके वजह से आपका ओइसोफेगस का जो टिश्यू जो है वो इरिटेट होता है, जिसके वजह से उसमें इन्फ्लामेशन हो जाते हैं, जो कि क्रॉनिक कंडीशन में तो ब्लीडिंग तक हो सकता है, या फिर उससे भी ज्यादा अगर वर्ष स्थिति की अगर हम बात करें, बदतर स्थिति की बात करें, तो उस केस में आप अल्सर तक देख सकते हैं, अल्सर भी होने का, अल्सर होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं साथियों। ओइसोफेजाइटिस के वजह से काफी दर्द, मतलब चेस्ट पेन जो है वो महसूस किया जा सकता है। कुछ खाना पीना मुश्किल हो सकता है। ओइसोफेजाइटिस के कंडीशन में लोग खाने पीने की स्थिति में नहीं रह जाते हैं, कुछ खा नहीं पाते हैं, इतना ज्यादा पेन होता है। और आगे अगर हम बात करें तो ओइसोफेगस का सिकुड़ना भी हो सकता है। ओइसोफेगस क्या है, कंडीशन में जाकर के बार बार एसिड रिफ्लक्स और इन्फ्लेमेशन की वजह से इसे ओइसोफेगस जो आपका है वो सिकुड़ने लगता है, नैरो होने लगता है, तो वो कंडीशन भी बहुत ज्यादा समस्या पैदा कर सकती हैं साथियों। आगे बात करें साथियों तो एसिड रिफ्लक्स का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करना, बहुत ज्यादा बार बार इसको एसिड रिफ्लक्स को
इरिटेट करने के वजह से, अल्सर वगैरह की स्थिति उत्पन्न होने के वजह से आपके जो ओइसोफेगस जो है, इस ओइसोफेगस में स्कार टिश्यू भी पैदा हो सकते हैं। स्कार टिश्यू का मतलब जो होता है, जो वो सेल और कुछ कोलेजन जो होते हैं वो जो जमा होने लगते हैं, वो पैदा होने लगते हैं, जो कि बाद में भविष्य में चल करके मतलब बुरे से बुरा स्थिति पैदा कर सकता है, यहाँ तक कि कैंसर तक की स्थिति पैदा कर सकता है। ये सब समस्याएं होने की भी डर हो जाती हैं। बार बार एसिड रिफ्लक्स की वजह से बैरेट ओइसोफेगस की कंडीशन पैदा हो सकती है, यानी कि प्री कैंसरस कंडीशन आप कह सकते हैं। वो बहुत ज्यादा इरिटेशन के वजह से अल्सर जो बाद में कैंसर तक लीड कर सकता है। तो इस तरह की डेंजरस कंडीशंस पैदा हो सकती हैं साथियों। अगर इसके डायग्नोसिस की बात की जाए साथियों, तो आपके जो हेल्थ प्रोवाइडर हैं या फिर आप अगर डॉक्टर हैं, तो आपके पास जो पेशेंट आता है तो आप वैसे तो सिम्टम और साइन एंड सिम्टम से भी अंदाजा लगा सकते हैं। जो पूरा स्थिति अपना वो हिस्ट्री बतलाता है कि क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उनके अनुसार भी आप जान सकते हैं कि हाँ ये गट की स्थिति हो सकती है कि नहीं। लेकिन फर्दर जांच अगर हमें करना है कि आगे कहाँ तक स्थिति है, तो फिर हम जाते हैं आगे और देखते हैं उसके जांच करने के लिए। तो सबसे पहले हमारे जहन में आता है अपर एंडोस्कोपी। अपर एंडोस्कोपी का मतलब आप समझते हैं कि वो एक पतला सा जो पाइप होता है, जिसमें जो आपके कैमरा लाइट सब लगे होते हैं, जिससे कि आप देख सकते हैं कि अंदर के मुंह में डाल करके देख सकते हैं कि नीचे पूरा ग्रास नली का क्या स्थिति है, कोई ओइसोफेजाइटिस है कि नहीं। एसिड रिफ्लक्स तो आप डायरेक्टली देख नहीं सकते हैं, वो जाकर के सीधा कि वो कंडीशन है, को मसल का क्या स्थिति है कंप्लीट तो आप गारंटी से बतलाना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन उसे ओइसोफेजाइटिस आप देखा जा सकता है। उसके साथ साथ आप अपर एंडोस्कोपी का यूज कर सकते हैं बायोप्सी के लिए भी। अगर बहुत क्रॉनिक कंडीशन है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है पेशेंट, तो उस समय में ये भी डर का विषय होता है कि हो सकता है कि कैंसर सेल उत्पन्न हो रहे हो, अल्सर वगैरह हो, अल्सर हो गया हो। तो उस कंडीशन में आप बैरेट ओइसोफेगस के कंडीशन को देखने के लिए भी आप बायोप्सी लेने के लिए जो टिश्यू वगैरह कलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए भी अपर एंडोस्कोपी आपको सहायता करती है साथियों। उसके बाद एम्बुलेटरी एसिड प्रोब टेस्ट कराते हैं, जिसमें कि आपको एक पाइप डाल दिया जाता है आपके नाक के थ्रू, और आपको एक मॉनिटर दे दिया जाता है। उस मॉनिटर में एक बटन वगैरह होते हैं जिसको कि आप रिकॉर्ड करने के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर अगर बच्चों में रिकॉर्ड करना है तो उस केस में आप पेन पेपर में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसमें रिकॉर्ड क्या करना होता है साथियों कि खास करके किस टाइम में मतलब ये हो रहा है, मतलब खास करके क्या रिकॉर्ड करें, कब कब एसिड रिफ्लक्स आ रहा है। जैसे कि जब आप खा रहे हैं, कितने बजे खाना शुरू कर रहे हैं, कितने बजे खाना बंद कर रहे हैं, आप सोने कब जा रहे हैं या लेटने कब जा रहे हैं, इन सब तरह की चीजों में। और उसमें भी ये नोट अलग से करना है कि एसिड रिफ्लक्स कब कब हो रहा है, तो वो मॉनिटर आपका पूरा रिकॉर्ड करने का काम करता है। इसको कहते हैं एम्बुलेटरी एसिड प्रोब टेस्ट। उसके बाद साथियों एक्सरे कराया जा सकता है। एक्सरे कराते हैं खास करके उनके लिए जिनको कुछ भी स्वेलो करने में, कुछ भी घोटने में समस्या होती है, उनके लिए खास करके एक्सरे कराया जाता है, जिसमें कि एक लिक्विड चॉक टाइप का जो पदार्थ होता है वो पिलाया जाता है, जो कि जाकर के आपके अंदर पूरा एसोफेगस और स्टमक में टोटल का टोटल एक ये एक लेयर बना देता है, आप एक सिलहटी बना देता है समझिए, जिसको कि आप आराम से एक्सरे में देख सकते हैं, डॉक्टर देख सकते हैं। उसके बाद साथियों एसोफेजियल मैनोमेट्री से टेस्ट किया जाता है। एसोफेजियल मैनोमेट्री में क्या होता है कि एक पाइप नुमा समझिए, पतला सा पाइप जैसा आपके नाक के थ्रू आपके एसोफेगस में एकदम लोअर स्फिंक्टर के पास तक पहुंचा दिया जाता है, और उसके बाद उसमें रिकॉर्ड करते हैं कि आपका किस तरह का मतलब उसका क्लोजिंग है, मतलब आपका जो एसोफेगल स्फिंक्टर जो है वो कितना बंद हो रहा है, कितना क्लोज हो रहा है, कितना ताकत से बंद हो रहा है, उसमें क्या पावर है, उसका जो स्ट्रेंथनिंग क्या है, वो टोटल चीज को रिकॉर्ड किया जाता है साथियों। उसके बाद साथियों एसोफेजियल मैनोमेट्री कराया जा सकता है। एसोफेजियल मैनोमेट्री में क्या होता है कि एक पाइप नुमा एक यंत्र होता है, एक पाइप जैसा पतला सा, जो नाक के थ्रू आपके लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर तक पहुंचाया जाता है, और उसमें क्या होता है कि नोटिस किया जाता है कि कितना वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब उसका कॉन्ट्रैक्शन, उसका रिलीज करना, उसमें कितना ताकत है, कितना पैक कर पा रहा है, कितना बंद कर पा रहा है, कितना नहीं कर पा रहा है, कितने ताकत से बंद कर पा रहा है, जिसके दौरान कि आपको थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ देर पर 15-20 मिनट तक का ये रिकॉर्डिंग होता है साथियों। इस रिकॉर्डिंग में क्या होता है कि कुछ कुछ देर पर आपको थोड़ा थोड़ा मतलब घूंट घूंट करके हल्का हल्का पानी पिलाते हैं, और उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन जो है आपके ओइसोफेजियल स्फिंक्टर का जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसको ध्यान से देखा जाता है। उसके बाद साथियों बेरियम की गोलियां खिला करके देखा जा सकता है। बेरियम की गोलियां खिलाते हैं,
और ताकि वो देखते हैं बेरियम की गोलियां खिला कर कि वो स्वेलो कर पा रहा है कि नहीं, वो घोट पा रहा है कि नहीं, घोटने में कोई कितना दिक्कत आ रहा है। उसके बाद एक टेस्ट होता है आपका ट्रांसनेजल एसोफेगोस्कोपी। ट्रांसनेजल एसोफेगोस्कोपी में क्या करते हैं कि एक पाइप डालते हैं, जिसमें एक पाइप नुमा यंत्र डालते हैं, जिसमें कि जो कि आप क्या करता है, उसमें एक कैमरा लगा होता है जो जा करके अंदर का जो वो पिक्चर सारा जो होता है वो रिकॉर्ड करता है, और वो बाहर आपके एक मॉनिटर जो आपका है उस पर वो आपको पिक्चर दिखाता है डायरेक्टली, जिसमें कि खास करके ओइसोफेगस का किसी तरह का डैमेज, किसी तरह का जो प्रॉब्लम ओइसोफेगस में आपके उभर के आया है, या ये एसिड रिफ्लक्स के कंडीशन के बाद पेप्सिन के बार बार वापस मारने के बाद जो आया है उसको रिकॉर्ड करने के लिए ये चीज करते हैं साथियों। उसके बाद आते हैं साथियों इसके प्रोग्नोसिस पे। तो प्रोग्नोसिस में क्या देखते हैं, मतलब सही समय से और सही तरीका से इलाज हो जाए तो नॉर्मली ठीक हो ही जाना है, ये सब कोई बहुत बड़ी समस्या तो है नहीं। खास करके उनके लिए ज्यादा दिक्कत हो जाता है जिनको ओबेसिटी ज्यादा है, मतलब हेवी ओबेसिटी जिनको हो जाता है, बहुत ज्यादा ओबेसिटी जिनको हो जाता है, उनके लिए इस समस्या को ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मेहनत से इंसान क्या नहीं कर सकता है, अगर सही लाइफ अगर जीना शुरू कर दें, लाइफ में अपने लाइफस्टाइल में सही तरीके के बदलाव करें, डाइट में सही तरीके के बदलाव करें, तो फिर सब ठीक हो सकता है। बस मेहनत की चीज है साथियों। अब बात करते हैं साथियों इसके मैनेजमेंट पे। तो अगर आप गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स का अगर प्रॉब्लम है तो उसके मैनेजमेंट क्या क्या करेंगे हम उस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए। तो एक तो है कि रेस्ट करेंगे, वो तो सही है, लेकिन रेस्ट करेंगे के साथ साथ सही तरीका से रेस्ट करना भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप लेटते हैं तो तकिए का यूज करना जरूरी हो जाता है, मतलब पिलो का यूज करना जरूरी हो जाता है, ताकि आपका जो सर का जो स्ट्रक्चर है वो सही तरीका से रहे। अगर उल्टा पड़ते हैं तो उस केस में जब आपको एसिड रिफ्लक्स बार बार आ रहा है तो उल्टा पड़ने पर बहुत ज्यादा वो प्रॉब्लम कर सकता है। तो उससे बचने के लिए, ताकि और ज्यादा इरिटेशन ना पैदा हो जाए ओइसोफेगल स्फिंक्टर में, इसके लिए सही तरीका से लेटने के लिए पिलो का यूज करते हैं साथियों। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे पेप्टिक अल्सर में जो मेडिसिन यूज की जाती हैं, या पेप्टिक अल्सर के कंडीशन में जो डाइट वगैरह आप लेते हैं, हल्का डाइट लेते हैं, उस तरह के डाइट वगैरह को लिया जाता है। ड्रग्स भी उस तरह के ले सकते हैं आप। उसके बाद साथियों ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट में साथियों एलोपैथिक ट्रीटमेंट में तो है कि कुछ अपने जो मेडिसिन हैं, जैसे कि आप अगर किसी एलोपैथिक चिकित्सक से मिल रहे हैं, किसी एलोपैथिक चिकित्सक से संपर्क कर रहे हैं, या फिर एलोपैथ के बारे में अगर नॉर्मली कोई बीएचएमएस की तैयारी करने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी एग्जाम के व्यू से बता दें, जो आप लिख सकते हैं कि एलोपैथ में क्या है कि आपको कुछ मेडिसिन हैं, जैसे कि एंटासिड्स हैं, या फिर H2 यानी हिस्टामिन ब्लॉकर्स हैं, या फिर आपका प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स हो जाते हैं। तो ये सब है, ये आप देते हैं। और उसमें भी अगर नहीं ठीक होता है, इन सब से भी बहुत कंडीशंस होता है कि इसमें भी कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो बस इसके पावर को बढ़ा देते हैं या इसके डोजेस को बढ़ा देते हैं। और इन सब से भी जब नहीं ठीक होता है, जब कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो फिर लास्ट ऑप्शन हो जाता है सर्जरी। सर्जरी में साथियों क्या करते हैं, जैसे कि फंडोप्लिकेशन कर देते हैं। फंडोप्लिकेशन कहने का अर्थ होता है साथियों कि आपके स्टोमक का जो सबसे ऊपरी भाग जो होता है, जो कि आपके लाइनिंग को, आपके ओइसोफेजियल लाइनिंग को, यानी कि एसोफेजियल स्फिंक्टर को जो टच करता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, उसको थोड़ा रैप कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है उसको, ताकि उसमें एक जरूरत भर वो बंद हो सके, जरूरत भर उसको पैक होने के लिए ताकत मिल जाए, ताकि जो आपका एसिड रिफ्लक्स है बार बार एसोफेगस में मारना बंद करे, वापस जाना बंद करे, जिससे एसोफेगस को थोड़ा सा राहत मिले और आगे के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो सब न हो, उन सब से बचा जा सके। या फिर दूसरा काम करते हैं, एक ऑप्शन है लिंक्स करके आता है, LINX करके आता है, लिंक्स डिवाइस। लिंक्स डिवाइस एक मैग्नेटिक बेस्ड डिवाइस होता है जो कि लगा दिया जाता है, जो एक तरह से एक मैग्नेटिक फोर्स देने का काम करता है आपके एसोफेजियल स्फिंक्टर को, जो कि इतना ताकत देता है कि वो बंद कर सके अपने आप को वापस खुल जाने के लिए। और वो इतना ढीला भी होता है कि आप जो कुछ घूटते हैं तो वो पेट तक जा सके, आपके आमाशय तक जा सके। उसके बाद अभी आपका लेटेस्ट में जो चल रहा है साथियों, ट्रांसोरल इंसिजनलेस फंडोप्लिकेशन। ट्रांसोरल इंसिजनलेस मतलब कि जिसमें कि ऑपरेशन का जरूरत नहीं है, वो फंडोप्लिकेशन, या आप इसको शॉर्ट फॉर्म में TIF भी जानते हैं। इसमें क्या होता है साथियों कि एक तरह का समझिए कि एक क्या कहते हैं उसको, पॉलीप्रोपिलीन फास्टनर जो होता है वो डाल दिया जाता है, और इसके लिए आपको किसी ऑपरेशन का जरूरत नहीं है। इसको क्या है कि आप एंडोस्कोपी जैसे करते हैं तो एंडोस्कोप के तरह ही आप इसको, एंडोस्कोप के प्रक्रिया से ही आप
डाल देते हैं इसको, जो कि एक तरह से जा करके आपके जो एसोफेजियल जो स्फिंक्टर है उसको जा करके कवर करता है और उसको स्ट्रेंथ देता है पैक होने के लिए सही तरीका से। तो ये अभी लेटेस्ट में चल रहा है, जिसमें कि ज्यादा समस्या नहीं है, बगैर ऑपरेशन के ये चीज किया जा सकता है। लेकिन ये भी क्या है कि अगर हिएटल हर्निया का केस है तो हिएटल हर्निया के केस में ये सक्सेसफुल नहीं होता है, इसे काम बनता नहीं है साथियों। लेकिन खैर ये सब तो बात है एलोपैथी में। अगर हम होम्योपैथी की बात करते हैं साथियों, तो होम्योपैथी खास करके वैसे तो कुछ मेडिसिन बीमारी के हिसाब से मेडिसिन बताना तो कुछ खास बात है नहीं। खास करके आप अगर किसी भी केस आपके पास कोई भी अगर आता है तो बात उतना ही है कि आपको लेना है पूरा का पूरा सिम्टम, उनको आपको बतलाना है कि हाँ भाई आपको पूरा का पूरा डाइट जो आपका है, आपका जो फिजिकल एक्टिविटी करने का जो रूटीन है, आपको डेली रूटीन, वे ऑफ लाइफ, हर चीज आपको चेंज करना होगा, मेहनत करना होगा। क्योंकि होम्योपैथ एक समझिए कि एक नेचुरल पैथी है, नेचुरोपैथी है, मतलब एक प्रकार का प्रकृतिगत ढंग से इलाज, इसको हम होम्योपैथ करते हैं, जो कि आपके प्रकृति को सुधारता है, आपके अंदर के जो भी डीअरेंजमेंट है उनको सुधारता है, आपके वाइटल फोर्स के डीअरेंजमेंट को सुधारता है। तो उसके लिए सबसे पहले जो आप गलत जो आपकी आदतें हैं उनको सुधारने की एडवाइस तो देते ही हैं। उसके साथ अगर हम कुछ मेडिसिन की बात करें साथियों, तो सबसे टॉप पर मेरे समझे आता है कार्बोवेज, क्योंकि कार्बोवेज में इरिटेशन, हार्ट बर्न, चेस्ट पेन, गैस, ये सब सारी जो सिम्टम्स हैं वो आती हैं। और सिर्फ कार्बोवेज ही क्या, आपका लाइकोपोडियम है, आइरिस वर्स है, नक्स है, फास्फोरस है, नेट्रम फॉस है, ये सारी मेडिसिन हैं, आप इन सबको यूज कर सकते हैं साथियों। लेकिन इसमें भी खास करके 2-3 मेडिसिन अगर मैं आपको कहूं कि अगर आपको इस तरह का केस आता है तो खास करके 2-3 मेडिसिन हैं। जैसे कि एक आपका रोबिनिया हो जाता है, रोबिनिया बहुत ज्यादा यूज किया जाता है एसिड रिफ्लक्स के केस में और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा भी मिलता है। लेकिन फिर से वही बात है कि एक दवा का कोई बात नहीं है, आपको ख्याल रखना है कि आपको सिम्टम के अकॉर्डिंग ही चलना है, रिपेट्राइजेशन के अकॉर्डिंग ही चलना है। आप एसिड सल्फ का भी यूज करके देख सकते हैं साथियों, एसिड सल्फ भी अच्छा रिजल्ट देता है, आप उसको भी पढ़ के देख सकते हैं। साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये सारी मेडिसिन, चाहे वो कार्बोवेज हो, चाहे वो फास्फोरस हो, चाहे वो रोबिनिया हो, चाहे वो एसिड सल्फ हो, इन सारी मेडिसिन पे आगे फर्दर वीडियोस बनने जा रही हैं। वो सब एक के बाद एक करके डलते जाएंगे। तो अगर आपको नोटिफिकेशन भी चाहिए सारे वीडियोस के तो आप आराम से बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको सही तरीके से सही समय से नोटिफिकेशन भी पहुंचे, सबसे पहले आप देख सके। और बाकी जो तब तक के लिए जो आपके पास जो व्यवस्था है, जो बुक्स हैं या फिर और जो उपाय हैं उनका यूज कर सकते हैं। अगर अभी आपको देखना है एग्जाम के तौर पर, आपको मोटा मोटी ये सारी मेडिसिन को अगर आप पढ़ लेते हैं तो वो भी आपके और अलग चीज में भी काम आते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर बस ये 6-7 मेडिसिन आप लिख सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।